ओके। हेलो गाइस, चलिए अब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें आपका आ जाता है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी यानी कि खाने की सुरक्षा, खाने को सेफली इस्तेमाल करना, साफ सुथरे तरीके से रखना और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी क्या है? फूड सेफ्टी रिफर्स टू हैंडलिंग, प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड इन अ वे टू बेस्ट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंडिविजुअल बिकमिंग सिक फ्रॉम फूड बॉर्न डिजीज। यानी कि इस तरीके से उसको हैंडल करना, इस तरीके से उसको प्रिपेयर करना और इस तरीके से उसको स्टोर करना कि किसी भी एक इंडिविजुअल यानी कि हम आम आदमी इंसान जो उसे खा रहे हैं उनको उसके खाने से होने वाली बीमारी का रिस्क कम हो जाए। यानी कि हम साफ सुथरे तरीके से खाना खाएं ताकि किसी बीमारी से हम ग्रसित ना हो। ठीक है, अब क्या लिखा है? फूड कैन ट्रांसमिट पैथोजेंस। यानी कि देखिए, फूड एक ऐसी चीज है, खाने पीने की एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए जो है बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं, बैक्टीरिया इनके ऊपर ग्रो करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं और इन्हीं के थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं। यानी कि अगर कंटेमिनेटेड फूड है और खराब खाना है और उसके अंदर बैक्टीरिया लगे हुए हैं, कीड़े मकोड़े लगे हैं, तो वो खाने के थ्रू आपके इजीली आपके डाइजेशन में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर हो जाएंगे और आपका डाइजेशन खराब कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जो आपके इंटेस्टाइन में जाके, स्टमक में जाके मल्टीप्लाई हो और आपके इंटेस्टाइनल ल्यूमेन को, आपके स्टमक को कोरोड कर दे या खराब कर दे। ठीक है, तो फूड कैन ट्रांसमिट पैथोजन व्हिच कैन रिजल्ट इन द इलनेस और डेथ ऑफ अ पर्सन और अदर एनिमल। यानी कि ये इतने हानिकारक हो सकते हैं फूड कंटेमिनेशन, फूड के पैथोजेंस, जो कि इंसान के को बीमार, बहुत ज्यादा बीमार और मतलब मौत भी हो सकती है। तो किस किस टाइप के पैथोजेंस होते हैं गाइस? बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड, फंगस। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया है, वायरस है, मोल्ड यानी कि खाने पे उगने वाली जो फफूंद होती है, फंगस यानी कि काई वगैरह। ठीक है, हरे रंग की काई। ठीक है, ये सारी चीजें जो है पैथोजेंस कहलाती हैं जिसके थ्रू जो है हम बीमार हो सकते हैं। फूड कैन आल्सो सर्व एज अ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव मीडियम फॉर पैथोजन। देखिए, जिसकी मैं बात कर रही थी, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स होता है, शुगर होता है। शुगर तो सबसे ज्यादा ही बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने का जो है माध्यम होता है। तो इनके जरिए जो है ये ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी नंबर बढ़ाते हैं और नंबर बढ़ने से जो है ये नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, चम्मच बना है गाइस, फोर्क बना है, फोर्क में कितने सारे बैक्टीरिया चिपके हुए हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया वगैरह यानी कि आपके खाने पीने में, आपके यूज करने वाले बर्तनों में, इवन आपके हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। आपको हाथ धो के भी खाना खाना चाहिए। ठीक है, Principles of food safety aims to prevent food from becoming contaminated and causing food poisoning। ठीक है, हमारा माध्यम क्या है कि हम फूड को खराब होने से बचाएं, किसी भी तरह के कीटाणु से, कंटेमिनेशन से बचाएं जिसकी वजह से हमें किसी तरह की पॉइजनिंग ना हो, कोई जहरीला इफेक्ट ना हो। दिस इज अचीव्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एवेन्यूज, सम ऑफ व्हिच आर, ये जो है कुछ अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, खाने को बचाया जा सकता है जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग ना हो। क्या है? पहला, प्रॉपरली क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग ऑल सरफेस इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स। यानी कि जिस सरफेस पे, जिस पर रख के हम खाना पका रहे हैं, जिस पे हम खाने को रख रहे हैं और जिस बर्तन में रख रहे हैं, वो सारी चीजें सैनिटाइज होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, मेंटेनिंग अ हाई लेवल ऑफ पर्सनल हाइजीन, स्पेशली हैंड वॉशिंग। यानी कि हम हाथ धोएं। ठीक है, हाथ धो के खाना खाएं, फलों को भी धोएं और फलों को धोने से पहले हाथ धोएं। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है ना, आटा गूंदने से पहले आप हाथ धोइए ताकि आपके बैक्टीरिया आटे में ना एंटर कर जाएं। ठीक है, और उसके जरिए वो रोटी के थ्रू आपके पेट में चले जाएंगे। ठीक है, स्टोरिंग एंड हीटिंग फूड करेक्टली विद रिगार्ड्स टू टेम्परेचर, एनवायरमेंट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम किस तरीके के एनवायरमेंट में रहें। अगर हमारी गर्मी का सीजन है तो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है, तो आप कोई भी खाना खा रहे हैं तो आप उसे, वैसे तो बोला जाता है कि खाना आप इमीडिएटली बना के खाएं, मगर आप अगर स्टोर कर रहे हैं तो या तो आप सीधे फ्रिज में स्टोर कर दीजिए ठंडा करके, और अगर आपके यहाँ फ्रिज नहीं है तो आप उसे 2 से 3 बार गर्म करें। क्योंकि अगर आप उसे हीट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया हैं वो, उनको एक सूटेबल, एक इंडक्शन, एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा बढ़िया वाला, जिसकी वजह से वो खाने में मल्टीप्लाई करेंगे और आपका खाना खराब हो जाएगा और खराब खाना खा के आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है,
तो इस टेम्परेचर तक उसे बॉयल कर दें या पका दें या फ्राई कर दें कि जितने बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं, ठीक है, क्योंकि एक टेम्परेचर तक बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल, यानी कि आपने घर में आपके कीड़े मकोड़े ना हो, कॉकरोचेस ना हो, छिपकली ना हो, मक्खी मच्छर ना हो, क्योंकि ये सब जो पेस्ट होते हैं, ये जो लार्वल इंसेक्ट्स होते हैं, ये आपके खाने के ऊपर बैठते हैं और खाने के ऊपर ही क्या करते हैं, अपना फीकल मटेरियल छोड़ जाते हैं, जिनकी फीकल मटेरियल में बैक्टीरिया होता है और इनके ये जहां जहां बैठते हैं ये गंद में बैठ के आते हैं, ये कूड़े के ऊपर बैठ के आते हैं, फिर वैसी कूड़े के अंदर कूड़े के ऊपर से बैठने के बाद आपके खाने के ऊपर बैठ जाते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल अपने घर में भी साफ सफाई रखिए और ऐसी जगह से सामान लीजिए जहां पर कीड़े मकोड़े ना हो, गंदगी ना हो, ठीक है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली फूड एलर्जीज, फूड पॉइजनिंग एंड फूड इंटॉलरेंस, यानी कि इसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ होनी चाहिए कि किस तरह के खाने से हमें किस तरह की एलर्जीज हो सकती हैं, किस तरह के खाने से हमें किस तरह की फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हमारा पेट खराब हो सकता है। जैसे कि अगर हम चिकन वगैरह खरीद रहे हैं तो साफ सुथरी जगह से खरीदें, ठीक है, ये देखें कि वो पुराना ना हो, बासी ना हो। अगर आप बासी खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। बहुत सारे तरीके के फूड होते हैं जिससे आपको टॉलरेंस होती है, ठीक है, जैसे किसी को ईस्ट वाले खाने से टॉलरेंस है, कि बहुत से लोगों को ब्रेड में जो अवेलेबल जो ईस्ट बैक्टीरियाज होते हैं वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते हैं और पेट खराब हो जाता है। तो उस तरीके की चीजों को भी आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आप किस तरीके का खाना खाना चाहिए जिससे आप फूड पॉइजनिंग से या बीमारी से बच सकें, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम खाने को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं। पहली बात तो आप उसे साफ सुथरा रखिए, धो धा के रखिए, कच्चा और पका खाना सेपरेट रखिए, और खाना अगर आप पका रहे हैं तो अच्छे से पका के खाइए, ताकि कच्चा आधा पक्का ना खाइए, क्योंकि कच्चे खाने में बैक्टीरिया जो हैं वो जिंदा रह जाते हैं और नहीं किल होते हैं तो वो एज इट इज आपके पेट में जाएंगे और फिर वहां पर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। कीप फूड सेफ एट सेफ टेम्परेचर, सही टेम्परेचर पर रखें। अगर कोई फूड स्टोर करने वाला है तो उसे फ्रीजर में रखें। अगर कोई फूड पका के रखने वाला है, गर्म करके रखने वाला है, तो आप उसे अच्छे से गर्म करें, प्रॉपर टेम्परेचर पर हीट करें, और उसको धोने के लिए, उसको पकाने के लिए, दोनों के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि किसी भी गंदे पानी से धो लिया। खाना पकाने के लिए प्लस खाना धोने के लिए, दोनों के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब फूड कंटामिनेशन क्या होता है? फूड कंटामिनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। इट कैन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज, सेल, कुकिंग प्रोसेस, यानी कि पैदावार के टाइम भी हो सकता है, लाने ले जाने में, यहाँ से वहां लाने ले जाने में भी खाना कंटामिनेट हो सकता है, पैकिंग करने के टाइम भी कंटामिनेशन हो सकता है, स्टोर करने टाइम में अगर आपने ठीक से स्टोर नहीं किया तो भी खाना खराब हो सकता है, सेल्स बेचने के टाइम में भी आप लोगों से लेते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, आप हाथों से खाना छू के सब्जी अब्जी लेने जाएंगे तो एक केला छू के दबा के देखेंगे, है ना, जैसे कि मानी खराब हो या फिर, तो उसकी वजह से भी बैक्टीरिया आपके हाथ में होते हैं, वो फलों पे लग जाते हैं, वो फलों से दूसरा बंदा जो खरीदता है उसे भी कंटामिनेशन हो जाता है। और क्योंकि वो खुले में रख के बेच रहे होते हैं, उसमें मक्खी मच्छर और पैथोजेंस जो हैं, जो लार्वल इंसेक्ट्स हैं, उनकी वजह से भी कंटामिनेशन हो सकता है। और कुकिंग प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है कि आप पका के किस तरह खा रहे हैं, आप रोस्ट कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। कुछ खाने को कहा जाता है कि अच्छे से फ्राई करके खाइए, तभी उसके इंसेक्ट्स बैक्टीरिया मरेंगे, और कुछ लोग बॉयल करके खाते हैं, बॉयल करके खाने में बहुत सारे बैक्टीरिया जो है नहीं मरते हैं, ठीक है। देखिए कंटामिनेशन में कितने टाइप के होते हैं। फूड कंटामिनेशन, फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल कंटामिनेशन। फिजिकल कंटामिनेशन यानी कि खाने को उगाते समय अगर उसमें कोई कंकड़ पत्थर ये सब चला गया। फिजिकल कंटामिनेशन क्या है? कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो भी उस खाने का हिस्सा नहीं है, ठीक है, फॉरेन बॉडीज, जैसे कि कोई बाल का टुकड़ा आ गया, कोई प्लांट की पत्ती लकड़ी आ गई जो कि खाने वाली नहीं थी फिर भी आ गई, कोई प्लास्टिक या मेटल का टुकड़ा आ गया, ठीक है। व्हेन अ फॉरेन सब्जेक्ट एंटर फूड्स इट इज फिजिकल कंटामिनेशन। कोई बाहर की चीज अगर खाने में आ जाती है तो वो फिजिकल कंटामिनेशन हो सकती है। इफ द फॉरेन ऑब्जेक्ट है बैक्टीरिया, बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेशन विल अगर फॉरेन ऑब्जेक्ट बैक्टीरिया है तो फिजिकल और बायोलॉजिकल कंटामिनेशन दोनों आ जाते हैं। केमिकल कंटामिनेशन में ज्यादातर केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है। तो केमिकल कंटामिनेशन हैपेंस when food is contaminated with a natural or artificial chemical substance। किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल केमिकल की वजह से अगर खाना खराब हो जाता है, जिसमें आपके पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स
वेटरनरी ड्रग, जैसे कि वेटरनरी ड्रग में क्या होता है कि जो पशु पक्षी जो मवेशी है, जो मवेशी जो है, गाय भैंस जो है, जिनको हम चारा खिलाते हैं उनको हम दवा देते हैं, और दवा देने के बाद जो उनका गोबर होता है उसी गोबर को हम खाद में यूज कर लेते हैं, और वो जो खाद होती है उस खाद में वो जो दवाइयाँ होती हैं वो आपके पेड़ों में लगती हैं और वो पेड़ों को खराब कर सकती हैं, ठीक है। और कंटामिनेशन फ्रॉम एनवायरमेंटल सोर्स, यानी कि खराब पानी, ये खराब हवा, ये खराब सॉइल, इसके थ्रू, क्योंकि सॉइल के थ्रू तो गाइस बहुत सारा कंटामिनेशन होता है। और पानी तो बहुत ही बेसिक सोर्स है, क्योंकि पानी से हम सिंचाई करते हैं पौधों की, तो पानी के थ्रू बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं जो पेड़ों में आ जाते हैं, तो केमिकल कंटामिनेशन भी पॉसिबल है। तो ये एनवायरमेंट वाले कंटामिनेशन है। बायोलॉजिकल कंटामिनेशन क्या होता है? इट हैपेंस व्हेन द फूड हैज बीन कंटामिनेटेड बाय सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग क्रीचर्स, यानी कि वो क्रीचर्स जिंदा जानवर जिनकी वजह से खाने पीने में जो है कीड़े मकोड़े लगते हैं, ठीक है। जैसे कि इंसानों की वजह से, या फिर रोडेंट्स, यानी कि आपके घर में आ रहे छिपकली है, चूहे हैं, ठीक है, ये आपके खाने को खराब कर देते हैं, खा लेते हैं, झूठा कर देते हैं, फिर आप उन्हें खा लेते हैं, तो आपको रेबीज और ये टाइफस जैसी बीमारी हो जाती है, ठीक है। और पेस्ट तो हमने बात कर ली है, घर में पैदा होने वाले कॉकरोच वगैरह जो हैं, ये सब प्लेग, ये सब गंदी बीमारियां फैला सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है? बैक्टीरियल कंटामिनेशन, वायरल कंटामिनेशन, पैरासिटिक कंटामिनेशन, दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सलाइवा, पेस्ट ड्रॉपिंग, ब्लड और फीकल मैटर, यानी कि ये थूक से ट्रांसफर हो सकता है, कीड़े मकोड़ों की थूक से, पेस्ट ड्रॉपिंग यानी कि कीड़े मकोड़े की पॉटी से, ब्लड से, फीकल मटेरियल से, ठीक है, फीकल मटेरियल यानी कि पॉटी, जैसे बोलते हैं ना कि आप जो है कहीं भी पॉटी मत करिए, आप एक शौचालय में पॉटी करिए, क्योंकि अगर आप खुले में पॉटी करेंगे तो उस पर ऊपर मक्खी मच्छर बैठेंगे, और मक्खी मच्छर उन पे बैठेंगे तो वो आपके घर में रखे हुए खाने पीने की चीजों में, खुली साग सब्जियों में भी बैठ सकते हैं। तो ये इस तरीके के इतने 3 टाइप के कंटामिनेशन होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। और इसमें बैक्टीरियल जो कंटामिनेशन होता है ये बहुत ही कॉमन है, और इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस हम फूड एडल्ट्रेशन की। फूड एडल्ट्रेशन वर्ड से ही आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ मिलावट की बात हो रही है, खाने में मिलावट, ठीक है। फूड एडल्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ एडल्टरेटिंग फूड और कंटामिनेशन ऑफ फूड मटेरियल बाय एडिंग अ फ्यू सब्सटेंस व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एडल्ट्रेंट्स, ठीक है। खाने में कुछ किसी तरह की मिलावट होती है जिसको हम अडल्ट्रेंट कहते हैं, मिलावटी सब्सटेंस को हम अडल्ट्रेंट कहते हैं, ठीक है, जिनको मिलाया जाता है जानबूझ के खाने में, या फिर अनजाने में भी मिलावट हो सकती है। जानबूझ के मिलाया तभी जाता है जब हमें हमारा एक मोटिव होता है कि हमें पैसा बनाना है, इकोनॉमिक पर्पस, ठीक है, बेनिफिशियल पर्पस, बिजनेस माइंडसेट, ठीक है। और जानबूझ की कंटामिनेशन गलती से होता है, अगर हमें खाने पीने की जानकारी नहीं है तो हम एक चीज जो खाने वाली है दूसरी खाने वाली नहीं है, अगर उसमें सिमिलरिटी नहीं लगती है तो हम दोनों ही प्रयोग कर लेते हैं। साग सब्जी या फिर गेहूं धान में ऐसी कई बार गलतियां होती हैं। और दाल जो होती है, आपने स्पष्ट देखी, जो तुअर दाल होती है, लोगों को कई बार आइडिया नहीं होता है, 2 तरह की 3 तरह की दालें मिलती हैं, तुअर दाल भी, उसमें भी महंगी सस्ती रहती है। जो सबसे सस्ती जो 50-60 रुपए किलो वाली होती है, उसमें आपने देखा होगा कि 2-3 तरीके की लाल, हरी, पीले रंग की दाल होती है, उसमें मिक्स किया जाता है जानबूझ के, ठीक है। कोई एक तरीके की सस्ती दाल होती है जिसे मिक्स किया जाता है स्पेशली तुअर दाल में, ताकि आप उसे सस्ते में भी बेच सकें और पैसा बना सकें, ठीक है। क्योंकि माइंडसेट लोगों का ये होता है कि हम सस्ते में खाना खा सकें। लेकिन जो लोग ऑर्गेनिक देखते हैं, जो लोग अच्छा खाना देखते हैं कि हमें बढ़िया खानी है, तो वो बिना धुली वाली दाल खरीदते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडल्ट्रेंट्स आर द सब्सटेंस ऑफ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट एडेड टू फूड आइटम फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट। देखिए हम इकोनॉमिक बेनिफिट की बात कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि पैसा कमाने का जरिया। Addition of these adulteration reduce the value of the nutrient in the food and also contaminate the food। ये जो adulterants होते हैं ये न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म कर देते हैं, उस खाने की कम कर देते हैं, यानी कि जितना ओरिजिनल खाना होता है न्यूट्रिटिव, उतना मिलावटी खाना जो है न्यूट्रिशन में उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और इनके मिलाने से फूड की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, और साथ ही साथ उनका कंटामिनेशन में तो कुछ एडल्ट्रेंट ऐसे होते हैं जैसे कि आपने किसी खाने में रंग मिला दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि रंग मिलाने से जो है फूड खराब हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा, और आपको आपके शरीर में अस्थमा या फिर आपके लंग्स की कोई ना कोई बीमारी, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, ठीक है।
तो जो कि आपके लिए सही नहीं है। These adulterants can be available in all food products which are consumed daily। किसी भी तरीके के खाने में मिलावट हो सकती है, जैसे कि आप सिंपल देख लीजिए, दूध में लोग पानी मिलाते हैं गाइस, ठीक है। दालों में मिक्स होता है, दाल में जो सीरियल्स होते हैं, गेहूं में तो पत्थर ही मिला देते हैं सीधे, ठीक है। दालों में बहुत सारी मिलावट होती है, जैसे कि मैंने बताया गेहूं में मिलावट होती है, मीट में भी मिलावट होती है गाइस, वेजिटेबल्स में, साग सब्जी में मिलावट हो जाती है, फलों में मिलावट, फलों में सब्जियों में तो कलर्स वगैरह मिलाते हैं। तेल में आजकल तो सरसों का तेल और जो राइस ब्रांड होता है ना, उसको मिला के बेचते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में तो मिलाते ही हैं कलर वगैरह, और एडल्ट्रेंट्स के नाम पे आपके मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिला देते हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके का एडल्ट्रेंट आता है, ठीक है। रीजन क्या है, जैसे कि हमने एक दो रीजन पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, ठीक है। अब मिल्क की बात कर लें, हमारा बेसिक रीजन है हमें उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना या फिर हमें उससे पैसे कमाना। मिल्क कैन बी डाइल्यूटेड बाय वाटर टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी एंड स्टार्च पाउडर इज ऑफन एडेड टू इंक्रीज इट्स सॉलिड कंटेंट, यानी कि उसका गाढ़ापन बढ़ाने के लिए दूध का आप स्टार्च मिला देते हैं, ठीक है, और पानी मिला देते हैं ताकि उसकी क्वांटिटी बड़ी लगे। तो ये तो एक बेसिक मिलावट है जो हर घर में आपको दिखती ही है। तो लोग कोशिश करते हैं कि आजकल तो जो पैक्ड दूध भी आ रहा है वो भी मिलावटी है, ठीक है। तो भरोसा तो किसी चीज पे नहीं किया जा सकता, इट्स जस्ट दैट आप ध्यान से सही चीजें देख के खाएं। और लिस्टेड बिलो आर द मेन रीजंस फॉर एडल्टरिंग फूड प्रोडक्ट्स, मेन कारण। प्रैक्टिस एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी, बेसिकली मिलावट का जमाना है। चाइना ने तो मिलावटी चावल बना दिए हैं, मिलावटी अंडे बना दिए, नकली अंडे बना दिए हैं, ठीक है। अब बीच में हमने सुना था कुरकुरे में जो क्रंच होता है वो प्लास्टिक की वजह से होता है। तो प्लास्टिक के चावल बन सकते हैं, प्लास्टिक का अंडा बन सकता है, तो बहुत कुछ बन सकता है, सिर्फ पैसा कमाने का तरीका, ठीक है। एन इमिटेशन ऑफ सम अदर फूड सब्सटेंस, जैसे कि इमिटेशन यानी कि एक जैसा दिखने वाला फूड सब्सटेंस। यहाँ पर सबसे बेसिक एग्जांपल आता है आपका काली मिर्च और पपीते के बीज एक जैसे दिखते हैं, तो इसमें डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। और चाय पत्ती में यूज्ड चाय पत्ती और ताजी चाय पत्ती को एक साथ मिला देते हैं, तो अगर आप कई बार चाय पत्ती लेने जाते हैं और चाय बनाते हैं तो चाय का रंग बहुत अच्छा नहीं आता, यानी कि आपको मिलावटी चाय पत्ती मिली है, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रॉपर फूड कंजम्पशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर दो तरह की सब्जियां उग रही हैं, उसके आसपास कोई घास फूस भी उग रही है, और घास फूस जो है साग, जो हरा साग जो आपको खाने वाला है उसकी जैसा दिखने वाला, सिमिलर है, और आपको नॉलेज नहीं है कि साग कैसा दिखता है, घास कैसी दिखती है, तो आप साग और घास दोनों उठा लेते हैं, यानी कि आप गलती से मिलावट कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड सेल, फूड की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी आप जो है इसमें मिलावट कर देते हैं। जैसे चावल में लोग कंकड़ मिला देते हैं 2-3 किलो, तो उनके 2-3 किलो का प्रॉफिट हो जाता है। दाल में मैंने जैसे कहा कि सस्ती वाली कोई दाल जो है, गांव की कोई देसी दाल है, उसे तुअर दाल के साथ मिला दिया जाता है, खाने में पता नहीं चलता है और नुकसान भी नहीं होता है कई बार, क्योंकि लोग हैबिचुअल भी हैं उस चीज के, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीज फूड डिमांड फॉर रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। अब जैसे सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई चीज महंगी है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसमें तो मिलावट सबसे ज्यादा होती है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं केसर की और हींग की। अच्छी हींग की आजकल अच्छी हींग नहीं मिलती है, तो हींग वगैरह आपको जो मार्केट में पहले की हींग आती थी, जरा सा आप उसे डाल दिए तो पूरी दाल में खुशबू हो जाती थी। आजकल हींग मिलावटी आती है, तो हींग में भी मिलावट होती है, केसर में मिलावट होती है, और इलायची पाउडर वगैरह जो पीसे पिसाए पाउडर आ रहे हैं उसमें मिलावट होती है, ठीक है। तो ये सब तब होता है जब किसी खाने की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। और इवन रंगों में रंग मिलाते हैं खाने पीने की चीजों में, ताकि वो अट्रैक्टिव दिख सके, ताकि पॉपुलेशन जो है अट्रैक्टिव खाने की तरफ अट्रैक्ट होती है, बढ़िया दिखने वाली चीजों की तरफ। तो बढ़िया दिखने के लिए भी उसमें मिलावट किया जाता है, एडल्ट्रेंट्स रंग मिलाए जाते हैं। उसके अलावा लास्ट है टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम फूड आइटम्स बाय फ्यूअर इन्वेस्टमेंट, यानी कि कम लागत में ज्यादा पैसा। अगर आप किसी चीज में अगर मिलावट करने से जो है पैसा ज्यादा आ रहा है, तो लोग उसमें भी मिलावट करते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूंगा इस मिलावट में क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, जैसे लौंग है, लौंग महंगी होती है, और लौंग में क्या करते हैं, लौंग की जो डंठल होती है, डालियां होती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े मिला देते हैं। तो प्रॉफिट कमाने के लिए भी, कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भी इस तरीके की मिलावट करी जाती है। तो ये है रीजंस आपके मिलावट करने के, ठीक है।
अब हम मिलावट से बचें कैसे, ठीक है। पहली बात, ठीक है, हियर कम्स द सेफ्टी टिप्स टू अवॉइड एडल्ट्रेशन। डार्क कलर की चीजें, जो बहुत ज्यादा रंगीन दिखने वाले फल हैं, रंगीन दिखने वाली सब्जियां हैं, उन्हें अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल है कि उसमें मिलावट हो सकती है। मेक श्योर टू क्लीन एंड स्टोर ऑल द ग्रेन्स, पल्सेस एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप कोई भी सब्जी साग खरीदें तो साफ सुथरे तरीके से खरीदें, अच्छी जगह से खरीदें, और दाल वगैरह को है बिन के रखें ताकि आपके मुंह में कंकड़ पत्थर ये सब चीजें ना आ जाएं, ठीक है। और उनको जो है उगाते समय उनको सही से चुने, ठीक है, ताकि गलती से भी मिलावट ना हो। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स थोरली इन रनिंग वाटर बिफोर दे आर यूज। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड जो होते हैं खाने के ऊपर भी चिपके होते हैं, तो आप उन्हें धो धा के इस्तेमाल करें, धो के उन्हें स्टोर करें, ठीक है। चेक इफ द सील इज वैलिड और नॉट। का बहुत सारे जैसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सील्ड प्रोडक्ट जो है होता है, नहीं होता है, सील खुली होती है, तो सील चेक करके ले देखें कि सील खुली हुई ना हो, स्पेशली जो है मिल्क प्रोडक्ट में, तेल में, या उनके पाउचेस की सील ना खुली हो। Also make sure to check and buy products having a FSSAI फूड सेफ्टी जो है देखने के लिए जो FSSAI जो कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका मार्क अगर आपको दिख रहा है फूड में तो आप प्लीज उसे देख के खरीदें ताकि आपको पता चले कि हाँ इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। अलॉन्ग विद द लाइसेंस नंबर, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरेशन डेट। किसी भी खाने की एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के लें, क्योंकि पहले लोग जागरूक नहीं होते थे तो दुकान वाले बेवकूफ बना लेते थे, पुराना प्रोडक्ट भी दे दे रहे हैं और एक टाइम के बाद पता नहीं चलता है कि वो खाना अंदर से एक्सपायर हो रहा है, कीड़े लग रहे हैं। पैक्ड चीजों में स्पेशली ये ध्यान दीजिए कि FSSAI का लोगो लगा हो, उसकी लाइसेंस नंबर लिखा हो, जो भी कंपनी वो प्रोडक्ट बना के बेच रही है उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स की जानकारी, मिलावट अगर है भी तो क्या क्या है, कितनी मात्रा में, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, यानी कि उसकी बनने की डेट कब थी, और कितने दिन के अंदर हमें उसे खा लेना है, ठीक है, कितने दिन के अंदर वो एक्सपायर हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है ताकि आप मिलावट से बच सकें, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग की, यानी कि खाने को लोग आजकल जानबूझ के पकाते हैं ताकि, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, अब हम सीजन का वेट नहीं करना था, लोगों में आजकल सब्र खत्म हो गया है। बेसिकली हमें चीज ना फटाफट जल्दी से चाहिए, हम वेट नहीं कर सकते। तो यही चीज फलों के साथ है। ऑफ सीजन आपको बहुत सारे फल ऐसे मिल जाएंगे, लगेगा अरे इसका सीजन तो समझ में आता था, ये गर्मी में कैसे मिल रहा है। रीजन ये है कि आप उसको जानबूझ के जल्दी पका रहे हैं उसके सीजन से पहले, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नॉर्मली तो मिलेगा नहीं, ठीक है, वो आपको जानबूझ के पका के मिलेगा। केलों की बात करिए आप, नवरात्र में देखिएगा, इस नवरात्र में जो केले होते हैं वो बाहर से पके हुए दिखते हैं और अंदर से कच्चे रहते हैं, क्योंकि नवरात्र में बहुत ज्यादा फलों की डिमांड होती है। ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यूपी में, इंडिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर नवरात्र मनाए जाते हैं, ठीक है। और आम की बात करें, आम में जो क्या होता है कि कई बार हवा चल जाती है तो बहुत सारे जो है आम हैं कच्चे गिर जाते हैं, ठीक है, जल्दी हवा चलने की, आंधी आने की वजह से आम कच्चे हो जाते हैं, जल्दी गिर जाते हैं, और जल्दी गिर जाने की वजह से क्या होता है कि या तो उनका अचार बना दिया जाता है और उनको बेचने के लिए जानबूझ के उन्हें उनके ऊपर केमिकल छिड़क के उन्हें पकाया जाता है, जिसे हम पाल वाले आम कहते हैं, ठीक है। डाल वाले आम वो होते हैं जो कि डाल पे ही रह के पकते हैं, और पाल वाले आम होते हैं जो रख के स्टोर करके पकाए जाते हैं, हीट से, गर्मी से पकाए जाते हैं, साथ में उनके ऊपर केमिकल डाला जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाल वाले आमों पर ही केमिकल्स डाला जाता है, डाल वाले आमों पर भी केमिकल्स छिड़के जाते हैं ताकि वो जल्दी पके, क्योंकि आम में क्या होता है कि आम हमेशा पूरा नहीं पकता है, वो कभी आधा कच्चा आधा पक्का ऐसा रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। राइपनिंग इज द प्रोसेस इन द फूड दैट कॉजेस देम टू बिकम मोर एडिबल, ठीक है, जल्दी से पकाओ, जल्दी से खा सके, ये वाला रीजन है। In general, food becomes sweeter, less greener and softer as it ripens, यानी कि जल्दी से पकने पर क्या होता है, फूड क्या होता है, जल्दी स्वीट हो जाता है, जल्दी से कम हरा होता है और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है राइप करने के प्रोसेस से। राइपनिंग प्रोसेस होता क्या है गाइस, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व विद द राइपनिंग इज इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, एक तरह की गैस क्रिएटेड बाय प्लांट फ्रॉम द अमीनो एसिड मेथियोनिन। फलों में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है अमीनो एसिड, जो कि मेथियोनिन नाम है जिसका, वो क्या करता है, इथाइलिन गैस क्रिएट करता है। इथाइलिन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी तरीके के फल को पकाने के लिए, ठीक है। इथाइलिन करती क्या है, इथाइलिन इंक्रीजेस द इंट्रासेल्युलर लेवल्स ऑफ सर्टेन एंजाइम्स इन द फ्रूट एंड फ्रेश कट प्रोडक्ट्स, ठीक है।
इथाइलिन गैस क्या करती है, फलों में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं जो किसी रिएक्शन को तेज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या लिखा है आगे कि विच इंक्लूड्स एमाइलेज पेक्टिनेज, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को टू प्रोड्यूस सिंपल शुगर, यानी कि जो खाने में मीठापन होता है, मीठापन प्रोड्यूस करने के लिए एमाइलेज की जरूरत होती है, जो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करता है, जिसकी वजह से हमें सिंपल शुगर मिलती है फ्रूट में। और पेक्टिनेज, पेक्टिन क्या होता है, ये एक तरीके का जेलेटिनस मटेरियल होता है जो कि खाने को एक सख्त स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसमें क्या लिखा है, पेक्टिनेज जो एंजाइम होता है विच हाइड्रोलाइजेस पेक्टिन अ सब्सटेंस दैट कीप फ्रूट हार्ड, ठीक है। यानी कि फलों का शेप बना रहता है और फलों की का जो ठोसपन बना रहता है वो पेक्टिन की वजह से होता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस पेक्टिनेज करते हैं। तो इनके प्रोसेस को, इन एंजाइम्स के, एमाइलेज और पेक्टिनेज के प्रोसेस को ये जल्दी कर देते हैं, पुश कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अदर एंजाइम्स ब्रेक डाउन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल व्हिच इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू, येलो और रेड पिगमेंट, ठीक है। यानी कि जो हरा रंग होता है, हरा रंग, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी मोस्टली फल फ्रूट होते हैं शुरू में हरे होते हैं, धीरे धीरे वो अपना रंग बदलते हैं, ठीक है। अब जैसे ब्लूबेरी है, वो शुरू में हरी रही होगी, बाद में धीरे धीरे ब्लूबेरी हो गई, ठीक है। अमरूद जो है शुरू में हरे रहते हैं, बाद में वो पीले हो जाते हैं। सेब शुरू में हरे होते हैं, वो बाद में अपना पिगमेंट ले लेते हैं, लाल रंग ले आते हैं। तो वो जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है धीरे धीरे, और ये भी एंजाइम के थ्रू ही होता है। तो इथाइलिन एक ऐसा एंजाइम है जो इन सारे प्रोसेस को क्या करता है, बढ़ाता है। अब हम इस्तेमाल इसी का करेंगे। ये जो इथाइलिन होता है ये सिंथेटिकली भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इथाइलिन इज नोन टू बी अ प्लांट हार्मोन दैट ट्रिगर्स फ्रूट राइपनिंग, यानी कि इथाइलिन जो है खाने के पकाने के प्रोसेस को ट्रिगर कर देता है, चाबी कर देता है, चाबी भर देता है, ठीक है। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट इफ इथाइलिन इज अप्लाइड एक्सोजेनसली इट हेल्प्स फ्रूट राइपनिंग। एक्सोजेनसली यानी कि अगर हम इथाइलिन को बाहर से भी अप्लाई करेंगे तो ये फल को पकाने का प्रोसेस और तेज कर देता है। एक्सटर्नली अप्लाइड इथाइलिन is likely to trigger or initiate the natural ripening process of apple, avocado, banana, papaya, pineapple and guava। इस तरह के जो फल आपको दिख रहे हैं, एप्पल, बनाना, avocado, papaya, pineapple, guava, इन सारे फलों की नेचुरल राइपनिंग प्रोसेस को ये ट्रिगर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एंड देयरफॉर कैन बी मार्केटेड बिफोर द प्रेडिक्टेड टाइम, और इनको इनके मार्केटेड टाइम से यानी कि इनके सीजन से पहले इन्हें बेचा जा सकता है, मार्केट में लाया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें हर चीज की जल्दी है, हमें आजकल फास्ट ट्रैक चाहिए, तो हमें फल भी जो है उसके समय से पहले पक्के चाहिए, ठीक है। इथाइलिन ट्रीटमेंट इज यूजुअली गिवन एट द पैकिंग हाउस और एट द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दो जगह पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। स्पेशली जब हम इसकी पैकिंग कर रहे होते हैं, पैकिंग के टाइम पे इथाइलिन छिड़की जाती है बाहर से, और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब लोग खरीद लेते हैं, लोग फल खरीद लेते हैं, जैसे अभी हमने बात करी कि नवरात्र के टाइम पे केलों की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो रातों रात में केला पकाने के लिए लोग क्या करते हैं, इथाइलिन इस पे छिड़क देते हैं, ठीक है। और इथाइलिन छिड़कने की वजह से आपको रात भर में वो अपना काम करता है, और सुबह तक आपको केले जो है बाहर से पके हुए दिखेंगे, अंदर से नहीं, अंदर से कच्चे होते हैं। वो बाहर से क्या करता है, छिलके का कलर ही चेंज कर देता है, पका हुआ दिखता है, ठीक है। तो पैकेजिंग के टाइम पे और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे इथाइलिन का यूज किया जाता है। फ्रूट्स आर ब्रीफली एक्सपोज्ड टू इथाइलिन और सिमिलर गैसेस लाइक एसिटाइलिन टू इनिशिएट द राइपनिंग प्रोसेस। देखिए यहाँ पर इथाइलिन और इथाइलिन जैसी भी गैसेस यूज करी जाती हैं, ठीक है, पकाने की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। मैंगो फ्रूट राइपन्स अनइवनली ऑन द ट्रीज एंड नेचुरल राइपनिंग कैन बी वेरी स्लो एंड अनप्रेडिक्टेबल। हैज टू ओवरकम द प्रॉब्लम सर्टेन केमिकल आर यूज्ड टू राइपन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि मैंगो जो है ठीक से पकता नहीं है, आधा कच्चा आधा पका होता है, पूरी तरीके से पीला नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए जो है हम ये सब यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, और टाइम से पहले तो हम करते ही करते हैं। अब दूसरी गैस आती है एथिपोन। एथिपोन बोलेंगे, इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इथाइलिन जनरेटिंग केमिकल। ये एक ऐसा केमिकल है जो इथाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि मेनली क्या करता है, फ्रूट को पकाता है। तो एथिपोन एक्सेलरेट राइपनिंग एंड इंप्रूव्स द पील
कलर ऑफ द मैंगोज, और मैंगोज को पकाने के लिए हम एथिफोन का यूज करते हैं जो कि इथाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है। यूज ऑफ इथाइलिन फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट इज कॉमन प्रैक्टिस इन डिफरेंट कंट्रीज, but due to high cost and scarcity in terms of its availability, many developing countries like Bangladesh, India and Pakistan use low cost calcium carbide to ripen fruit। अब देखिए, इथाइलिन गैस है, ठीक है, एथिफोन है, ये सब महंगी गैसेस हैं, ठीक है। हर आदमी महंगा सामान नहीं लेना चाहता, ठीक है, और कंपैरेटिवली ये जो गैसेस हैं ये कम हार्मफुल होती हैं बनस्पत दूसरी गैसेस के। तो क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर हाई कॉस्ट है, ठीक है, और खाने की अवेलेबिलिटी कम है, तो डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर लें जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में, यहाँ पर ये महंगी गैसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है फलों को पकाने के लिए। यहाँ पर क्या किया जाता है, सस्ते केमिकल का यूज, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, इसका यूज किया जाता है जो कि बहुत ही हार्मफुल है। अभी हम पढ़ेंगे कैसे आगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड की बात कर लेते हैं। यूजुअली कैल्शियम कार्बाइड इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, ताइवान एंड साउथ अफ्रीका। ये देख लीजिए, चाइना तो इसमें सबसे ऊपर ही है, मिलावटी चीजों के नाम पे तो कुछ ज्यादा ही आगे हैं, ठीक है। तो चाइना, ताइवान एंड साउथ अफ्रीका में कैल्शियम कार्बाइड बनता है और सब जगह इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एसिटाइलिन गैस इज जनरेटेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। एसिटाइलिन गैस जो होती है ये इथाइलिन के जैसा ही असर दिखाती है, जो कि हमें किससे मिलती है, कैल्शियम कार्बाइड से मिलती है। Once applied to the fruit, calcium carbide comes into the contact of moisture। जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, पानी के संपर्क में आती है, ये एसिटाइलिन निकालती है, which has ripening product characteristics, which has fruit ripening characteristic similar to इथाइलिन। एसिटाइलिन जो होती है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक रखती है इथाइलिन की तरह, जो कि एक अच्छी गैस है, यानी कि उससे कंटामिनेशन नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, बट इथाइलिन महंगी होती है, इसलिए इसकी जगह हम ऐसे कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड यूज करने से एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस होती है जो कि एक जैसा इफेक्ट रखती है जैसे कि इथाइलिन का है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रेड कैल्शियम कार्बाइड कंटेन ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक एंड फास्फोरस हाइड्राइड। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसमें आर्सेनिक और फास्फोरस हाइड्राइड है, जो कि बहुत ही नुकसान करने वाले केमिकल हैं। ये आपके आपके दिमाग में आपके न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। दिमागी तौर पे इंसान जो है किसी भी तरीके से बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। विच आर, क्या लिखा है, विच आर हैजार्डस फॉर ह्यूमन हेल्थ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सीधे संपर्क में आने से आपको नुकसान हो सकता है। कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस जैसी जो है घातक जो है केमिकल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एथिफोन की। एथिफोन इज ऑफन कंसीडर्ड बेटर देन कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड की कंपैरेटिवली एथिफोन बेटर है बिकॉज pineapple, banana and tomato treated with 1000 parts per million of ethephone required less time for ripening other than the treated fruit as well compared with the non treated fruit, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बाइड क्या है, सस्ता तो है लेकिन जल्दी जो है पकाता नहीं फूड को। यहीं पर एथिफोन की बात कर लें, ठीक है, एथिफोन का जो 1000 पार्ट्स पर मिलियन है वो बहुत ही कम समय में जल्दी फ्रूट्स को पकाता है, लेकिन होता एक्सपेंसिव है। The fruit ripens with ethephone have more acceptable color than naturally ripened fruit and have longer shelf life than the fruit ripened with calcium carbide। एथिफोन जो है, जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जो नेचुरली जो है अब नेचुरल एनवायरनमेंट में उगते हैं लेकिन उतने सुंदर नहीं होते हैं दिखने में, लेकिन अगर हम एथिफोन का यूज करेंगे तो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से ज्यादा सुंदर कलर में होंगे ये दिखने वाले फ्रूट्स, ठीक है। और इनकी जो शेल्फ लाइफ जो होती है, इनकी स्टोरेज, जैसे कि हम लोग पहले जब नेचुरली जो चीजें यूज करते थे बिना कंटामिनेशन के, तो सब्जी एक दिन में ही खराब हो जाती थी, नेक्स्ट डे ही खराब हो जाती थी, आपको तुरंत फ्रिज में रखना पड़ता था। अब शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि आप बाहर में आपने 4 दिन तक संतरा रखा हुआ है, 4 दिन तक खराब ही नहीं हो रहा है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो है एथिफोन के प्रॉफिट हैं, लेकिन एथिफोन महंगी है, इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड का ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से फ्रूट्स हैं और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर इनकी मिलावट होती है। बनाना जो है कहां पर इसमें मिलाते हैं हम, कहां पर इसकी जो है आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इंडिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, सूडान, ताइवान, यूएसए, यमन। मैंगो देखिए, मैंगो ब्राजील, कोस्टा रिका, इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस, सेनेगल, साउथ अफ्रीका।
सिट्रस फ्रूट्स में यानी कि संतरे में आपकी कहाँ कहाँ मिलावट होती है? ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका। टमाटर, हालांकि टमाटर यहाँ पे बहुत यूज होता है तो यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, बट इंडिया पे ऐड कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को, फिलीपींस, यूएसए में टमाटर का इस्तेमाल होता है। पिज्जा बहुत बनता है वहाँ पे, ठीक है, तो उनको जल्दी जल्दी पका के टमाटर चाहिए, क्योंकि टमाटर प्यूरी यूज करते हैं ना बहुत ज्यादा पिज्जा बनाने में, तो टमाटर तो उनको जल्दी सीजन से पहले ही चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ ऑल टाइम पिज्जा यूज खाते हैं। सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ में पिज्जा चलता है। तो पॉसिबिलिटी है कि इंडिया से ज्यादा इनको टमाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके अलावा प्लम्स में क्या क्या चीज आते हैं? बेरीज आ जाते हैं, गूसबेरीज आ जाते हैं, ब्लूबेरीज आ जाती है, अंगूर आ जाते हैं, ये सारे प्लम्स में आ जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका, पीचेस साउथ अफ्रीका, ये सारे जो हैं साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो है प्लम्स के में मिलावट होती है आर्टिफिशियली राइप करने के लिए, ठीक है। अब इनके नुकसान क्या है, आपको नुकसान याद करने वाले हैं। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सट्रीमली हैजार्डस। यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बाइड का नुकसान पता करें, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड जो है सस्ती है और हार्मफुल है, क्योंकि इसमें आर्सेनिक और फास्फोरस हाइड्राइड जैसे केमिकल्स जो होते हैं मिलते हैं, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? ट्रेसेस ऑफ, इसमें क्या है? इट इज कंसीडर्ड एज एक्सट्रीमली हैजार्डस as it may contain traces of arsenic and phosphorus hydride. Early symptoms of arsenic and phosphorus poisoning includes क्या? vomiting, उल्टी, डायरिया with or without blood, ठीक है। डायरिया खून वाली उल्टी हो सकती है, या आपकी पॉटी के थ्रू जो है डायरिया में ब्लड निकल सकता है। बर्निंग सेंसेशन ऑफ द चेस्ट में जलन हो सकती है। एब्डोमेन एरिया में, आपके पेट के नीचे वाले एरिया में जलन हो सकती है, आप प्यासे हो सकते हैं, कमजोरी लग सकती है और खाना निगलने में आपको दिक्कत हो सकती है। हायर एक्सपोजर में कॉज अनडिजायरेबल फ्लूइड बिल्टअप इन द लंग्स, और ज्यादा कंजम्पशन में क्या हो सकता है? आपके चेस्ट में पानी भर सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। पानी भरने से होने वाली फीलिंग को हम एडीमा कहते हैं। तो अगर लंग्स में पानी भर गया है तो पल्मोनरी एडीमा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके आर्सेनिक और फास्फोरस हाइड्राइड जो कि कैल्शियम कार्बाइड से मिल रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कैल्शियम कार्बाइड जो होता है एल्कलाइन नेचर होता है, तो इरिटेट म्यूकस टिश्यू ऑफ एब्डोमिनल रीजन। आपका जो एब्डोमिनल रीजन है उसमें इरिटेशन या जलन कॉल हो सकती है, म्यूकस में आपकी स्किन में जलन हो सकती है, क्योंकि अल्कलाइन नेचर का है। केसेस ऑफ स्टमक अपसेट आल्सो ईटिंग कार्बाइड राइप्ड मैंगोज हैज बीन रिपोर्टेड। कार्बाइड राइप्ड मैंगो यानी कि कार्बाइड यूज करने के बाद जो मैंगोज मिलते हैं उनसे आपका पेट भी खराब पाया गया है, ठीक है। Other effects includes numbness of the leg, hands, cold and damp skin and low blood pressure. लो बीपी की समस्या, सुन्न पड़ जाने, हाथ पैर में सुन्नपन आ जाता है, ठंडी हो जाती स्किन और भीगी सी स्किन रहती है, डैम्प स्किन, गीली स्किन रहती है, ये सारी इस तरह की। और इट कैन बिकम फेटल इफ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, और ये जानलेवा हो सकता है अगर आपने समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, ठीक है। तभी बोला जाता है कि आप जो है ऑर्गेनिक फूड की तरफ ज्यादा जाएं, ठीक है, फास्ट ट्रैक के चक्कर में ना रहे, घर पे बना के खाएं चीजें। हालांकि फलों को तो घर पे नहीं पकाया जा सकता है, लेकिन जिनके खुद के बाग बगीचे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी अपने घर में बाग बगीचे नहीं उगा सकता। तो कंटामिनेशन तो एनवायरनमेंट में तो पोल्यूशन फैला ही हुआ है, तो बेटर है कि आप धो धा के साफ सुथरी चीजें खाएं और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक या पैक्ड प्रोडक्ट लेने की कोशिश करें, ठीक है। और लाइसेंस कंपनियों से सामान लें, कहीं से भी परचेज ना करें, ठीक है। Other effects include numbness, ये हो गया। Acetylene gas has unpleasant odor and produce a noticeable flavor in the treated food. It is not only toxic to the food but it may be harmful to those who handle it. यानी कि जो लोग एसिटाइलिन गैस को मिला रहे हैं, जो इसके डायरेक्ट संपर्क में आ रहे हैं, उनको तो बहुत सारी समस्या है ही है। साथ ही साथ एसिटाइलिन गैस फलों के ऊपर छोड़ने के बाद ये अपना एक अजीब तरीके का स्मेल जो है फलों पर छोड़ देती है, ठीक है। It affects the neurological system resulting in the headache, dizziness and mood disturbance. एसिटाइलिन गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे गाइस। दिमाग पे असर हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस यानी कि थका थका फील हो सकता है, मूड डिस्टर्बेंस हो सकता है यानी कि चिड़चिड़े हो सकते हैं आपको स्लीपलेसनेस हो सकती है, नींद नहीं आएगी, दिमाग जो है मेंटल कंफ्यूजन यानी कि सोच समझ नहीं पाएंगे, सीजर यानी कि आपके हाथ पैरों में कपकपी होगी और शॉर्ट टर्म बेसिस, और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आपका परमानेंट हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है और आपके ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, ठीक है।
उसके अलावा इथाइलिन की बात कर लेते हैं, यूज ऑफ इथाइलिन एंड मिथाइल जैस्मोनेट, ठीक है, फॉर फ्रूट राइपनिंग प्रोसेस इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बट these compounds are quite expensive, hence developing countries use low cost calcium carbide। जैसे कि मैंने बात करी, ये जो इथाइलिन गैस है ये राइपनिंग प्रोसेस में हार्मफुल नहीं होती है क्योंकि ये नेचुरली जो है फूड में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, किसके मेथियोनिन की वजह से, जो कि एक अमीनो एसिड है, ठीक है, लेकिन ये महंगी होती है इसीलिए लोग सस्ता कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। Researchers have reported that the nutritional value like protein content, vitamin content, beta carotene decreases in artificially ripened pineapple and bananas, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियली जो पकाए हुए सब्सटेंस होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, यानी कि सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, प्रोटीन कंटेंट कम बनेगा। ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर आप समय से पहले किसी चीज को बना रहे हैं तो उसका प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होगा तो ढंग से वो चीज बनेगी नहीं ना, तो बेसिक है, ठीक है। द क्रिटिकल फाइंडिंग्स वाज द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक इन लेड, और ये जो आर्टिफिशियली राइपेंड फूड है कार्बाइड, जैसे कि हमने कहा इसमें आर्सेनिक और लेड की जो है मात्रा पाई गई है, ठीक है, स्पेशली पाइनएप्पल्स और बनानास में, ठीक है। कंटेंट ऑफ आर्सेनिक इन लेड वर विद इन द डेली परमिसिबल इनटेक लिमिट फॉर एडल्ट, ठीक है। However, irregular consumption of such fruit can cause serious health hazards to human being like cancer, skin irritation, diarrhea, liver disease, kidney disease, gastrointestinal disease and what not, guys, ठीक है। जो हो जाए वो सारी प्रॉब्लम्स आर्टिफिशियल राइपनिंग से हो सकती हैं, तो प्लीज आर्टिफिशियली फलों को पकाना बंद करें। मोस्ट ऑफ द राइपनिंग एजेंट्स यूज्ड बाय द फूड सेलर्स आर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रेड, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल के जो है, और वो भी अनऑथराइज्ड सेलर्स, यानी कि जो लोग इसको बेचते हैं उनके पास ऑथराइजेशन नहीं होता है, और इंडिया ने इसको अंडर रूल 44 AA ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955, ठीक है, इसके तहत कैल्शियम कार्बाइड को बैन किया गया, लेकिन फिर भी लोग इसे इलीगली अनऑथराइज्ड डीलर से इसे परचेज करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके artificial ripening, food and food safety. Thank you guys.